Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics। और इसमें हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम बॉन्डिंग इन सॉलिड्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हमने दो तरह की बॉन्डिंग स्टडी कर ली थी। ये पहले वाली जो बॉन्डिंग हमने आयनिक बॉन्डिंग हमने स्टडी की और उसमें हमने देखा कि जो आयनिक बॉन्डिंग है वो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब दो ऐसे एटम्स के बीच में हों जो एक डोनर एटम की तरह वर्क करे और दूसरा एक एक्सेप्टर एटम की तरह बिहेव करे, और इस ट्रांसफर से, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं, उनके जो ऑक्टेट्स हैं वो कंप्लीट हो सकें, वो एक इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ले सकें। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी और बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में स्टडी की थी। और दूसरी तरह की जो बॉन्डिंग हम स्टडी कर रहे थे वो कोवलेंट बॉन्डिंग थी। कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसे दो एटम्स के बीच में होगी जिनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यानी उनमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे वो एक डोनर की तरह और दूसरा एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने ऑक्टेट्स पूरे कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने स्टडी किए थे, जैसे क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन के दो एटम्स के बीच में ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। फिर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको भी हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक 8-n रूल हम स्टडी कर रहे थे कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको बताएगा। n क्या है? n नंबर ऑफ कॉलम है पीरियोडिक टेबल का जिससे कोई पर्टिकुलर एटम बिलोंग करता हो, है। n इज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल टू विच द एटम बिलोंग और एटम्स बिलोंग। ओके, नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन का एक एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है कि चूंकि ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके जो इस रूल से 8-n रूल से n इज द नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 6 फॉर ऑक्सीजन, सो द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर ऑक्सीजन इज 8-6 इक्वल्स टू 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। ओके, तो हमें इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स जो कोवलेंट बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आपको और स्टडी करने हैं वो इस तरह के हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड दिस डिस्कशन। A covalent bond is formed always directional in nature। इसकी जो नेचर होती है, कैरेक्टर होता है, वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, अल्फा साइनाइड, एजेक्स्ट्रा। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं कोवलेंट बॉन्डिंग जो शो करते हैं। ओके, द कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रांगली, एक्चुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम को तो आपने जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वहाँ फ्रिक्वेंटली स्टडी किया होगा, है ना। इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो नियरेस्ट सिलिकॉन एटम होता है, जो जर्मेनियम, ये एक्चुअली इम्प्योरिटी में, जब हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी वाला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उससे पहले, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो कैटेगराइजेशन है आपको पता है वो 2 तरह से होता है। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, है ना। इनकी जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसलिए बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं। और ये अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, है ना। Number of covalent bond that form by the nearest neighbor, any silicon atom or any germanium atom is equal to 4। ओके, तो वहाँ उस कॉन्सेप्ट में जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड या फिर ट्रांजिस्टर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम इसे फ्रिक्वेंटली स्टडी करते हैं। ओके, द कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, दिस इज अपरेंट फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन इन डायमंड एटम विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काफ़ी मजबूत ये बंध है, काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है।
Thus the crystal having purely covalent bonding are generally very hard and brittle. हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। वो जो कि बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक तो आएंगी सॉलिड्स में, है ना। These have high melting and boiling points. ये हम आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं। These exhibits low conductivity at ordinary temperature, which increase slightly with increase in temperature. है ना? ये भी लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक है जो हम आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक सॉलिड्स के बारे में स्टडी करके आए हैं कि जो कंडक्टिविटी है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो लो होती है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका कंडक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड्स, ओके, मेटालिक बॉन्ड आप एक तरह से मानिए एक तरह का ये कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, लेकिन बल्कि आप इसे कहिए पार्शियल जो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है वो एक डेफिनेट शेयरिंग है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम का, तो डेफिनेट है। वो जो कॉमन स्पेस फॉर्म होता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो डम्बल बेल शेप बनती है दोनों एटम्स के बीच में, वो रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होती है। अब ये पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब दो क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उनके कॉमन स्पेस में रहता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक क्लोरीन एटम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे क्लोरीन एटम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप मेटालिक बॉन्डिंग जैसे किसी कंसेप्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ आप समझेंगे कि यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, और वो एक एटम से दूसरे एटम तक फ्रीली मूव कर सकता है। यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर तो होगा लेकिन वो एक पार्शियल शेयरिंग होगी। पार्शियल शेयरिंग का मतलब ये होगा जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक कॉमन पूल फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें से जो शेयरिंग जिस एटम को जितनी करनी है वो कर सकता है। तो इस तरह का एक नेचर है इस बॉन्डिंग का, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जितने मेटल्स हैं उन सब में इसी तरह की बॉन्डिंग आपको मिलेगी। तो पार्शियल शेयरिंग आप इसे कह सकते हैं, पार्शियल। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। Metallic bond is formed by the partial sharing of valence electron by the neighboring atoms. Unlike the case of covalent bond, the sharing in the metallic bond is not localized. है ना? कहीं भी आप कहते कि हाँ इस पॉइंट पे आपने शेयरिंग की है, ये इनका कॉमन स्पेस है, नहीं, आप लोकलाइज नहीं कर सकते उसको कि किसी पॉइंट पे आपने कह दिया यहाँ शेयरिंग हुई है, नहीं, ऐसा नहीं। Hence, metallic bond may also be considered as delocalized or unsaturated covalent bond. हैं covalent bond ही, लेकिन unsaturated है, saturated नहीं है। The atoms in metals contribute to their electrons to form a common pool of electrons. ये important line है, common pool of electrons, which has freedom to move anywhere in the framework of positive ion cores. Okay, this common pool of electrons is also known as free electron cloud or gas, and acts like a mobile glue to bind up all the ions cores together through the electrostatic attraction. The bond so formed is called as metallic bond. तो एक कॉमन पूल फॉर्म करते हैं और ये कॉमन पूल पॉजिटिव आयन कोर्स के बीच में कहीं भी मूव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो मेटालिक बॉन्ड है, और बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्ड है। एक कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आप समझ रहे हो कि एक ऐसा तालाब है इलेक्ट्रॉन्स का कि आप जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लेना चाहते हैं उनको ले लीजिए, शेयर कर लीजिए,
और जब तक आप शेयर करते हैं ठीक है, फिर से वापस उस कॉमन पूल को लौटा दीजिए। तो इस तरह की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग the atoms can share the required number of electrons with their neighbors through the common pool to complete their octets, है ना। कोई ऐसी constraint नहीं है कि कितने how many number of electrons can share one atom, जितने जिसको require हैं, जिससे वो अपने outermost cell या अपनी octet को complete कर सके, उतने electrons इस common pool से लीजिए और share कर लीजिए। तो very interesting phenomena। So the free nature of electron gas, उसको हम जो free to move है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप उसे कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गैस आप उसे कह सकते हैं। The free nature of electron gas make the bonding of electrons resonant between the different atoms and consequently the metallic bonding changes with time। टाइम के साथ ये चेंजेस होती रहती है। द मेटालिक बॉन्ड आर वीकर देन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, द बाइंडिंग एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ स्टडी करके आए हैं कोवलेंट बॉन्ड में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी रेंज है यहाँ 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जो आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी की रेंज है, जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी का जो रेंज है वो है 1 to 5 electron volt per bond. The melting and boiling point of metallic bonds are lower than ionic and covalent solids. Okay, ये बिल्कुल ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है ये बिल्कुल यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की रेंज पे डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो भी हाई होंगे। दीज सॉलिड्स हैव डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, ये सब प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड रहती हैं मेटालिक सॉलिड्स के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटालिक बॉन्ड एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बॉन्डिंग एंड विच इज वंडर वाल बॉन्डिंग। वंडर वाल बॉन्डिंग, एक्चुअली जो वंडर वाल बॉन्डिंग है ये एक तरह से एक वर्चुअल बॉन्डिंग है, एक वर्चुअल बॉन्डिंग है। क्योंकि वंडर वाल बॉन्डिंग में वही एटम्स पार्टिसिपेट्स करते हैं जिनके जो आउटरमोस्ट सेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो अगर आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, और मैंने आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन का एक ही टारगेट होता है सभी एटम्स का कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से प्राप्त कर सकें, ये एकमात्र उद्देश्य होता है बॉन्डिंग का। स्टेबिलिटी कैसे आ सके, और स्टेबिलिटी आएगी जब वो नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे, और नॉन रिएक्टेंस कब आएगी, जब उनके आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको मैं वर्चुअल बॉन्डिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वंडरवाल जो बॉन्डिंग है वो उन्हीं एटम्स के बीच में फॉर्म होती है जिनके आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, या तो फिर आप कहें कि उनके जो ऑक्टेट है वो पूरी तरह से फिल्ड हैं। ओके, तो ना तो वो आप सोच के देखिए अगर ऑक्टेट पूरी तरह से फिल्ड है तो ना तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे वो एटम्स, और ना ही वो शेयरिंग करना चाहेंगे। तो फिर ये किस तरह की बॉन्डिंग है? जब ना तो वहाँ देखिए अभी तक जो हम स्टडी करके आए हैं आयनिक बॉन्डिंग में और आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग में या फिर आपकी मेटालिक बॉन्डिंग में, वहाँ या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था या तो फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। जैसे आयनिक बॉन्डिंग को आप स्टडी करें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप स्टडी करते हैं, दो ऐसे एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जिनमें एक डोनर बन के अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और एक एक्सेप्टर बन के अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके। ठीक है, ये हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप शेयरिंग की बात करते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक दो ऐसे एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा जिन्हें
ना तो वो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर सकते दोनों एटम, तो इसलिए वो शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। फिर मेटालिक बॉन्डिंग आपने पढ़ी। मेटालिक बॉन्डिंग एक डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। आप ये कहें, आप एक वर्ड में अगर मेटालिक बॉन्ड को बोलना चाहते हैं तो डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड है या अनसैचुरेटेड कोवलेंट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन डीलोकलाइज्ड है और आप नहीं बोल सकते कि हाँ इन एटम्स के बीच में कोवलेंट, भाई सीएल एटम ने शेयर किया तो सीएल एटम के बीच में कोवलेंट, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इतने, ये नहीं। वो एक कॉमन पूल फॉर्म कर लेते हैं और वहां से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए इसको डीलोकलाइज्ड या फिर पार्शियल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड बॉन्ड आप इसे कह सकते हैं। वंडरवाल बॉन्डिंग उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होंगी, अभी आप स्टडी करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ना तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स, और ना ही वो शेयरिंग करना चाहेंगे। तो फिर किस तरह से वंडरवाल बॉन्डिंग फॉर्म होती? लेट्स स्टडी दिस। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक फिनोमिना यहाँ होगी डाइपोल फॉर्मेशन की, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग से एक फिनोमिना होगी। तो आप देखिए वंडरवाल बॉन्डिंग। This type of bonding exists in atoms or molecules which have their outermost cells completely filled, and hence have no tendency to gain, lose or share valence electron. ये बात मैं आपको बता रहा था। वंडरवाल बॉन्डिंग ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। तो जब उनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हैं तो ना तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते, ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते, ना वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते, ना इलेक्ट्रॉन को दे सकते, और ना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते, ओके, विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड। The crystal resulting from this type of bonding are called molecular crystals. जो इस टाइप की बॉन्डिंग से जो हमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उनको हम मोलिकुलर क्रिस्टल्स कहते हैं। ओके, द एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ इनर्ट गैसेस, क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ इनर्ट गैसेस such as helium, neon, argon, etc., and other gases like oxygen, chlorine, carbon dioxide और मीथेन etc. ये सब इस तरह की गैसेस हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो वंडरवाल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब ये हो क्या रहा है यार, ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अराइजेज ड्यू टू द डाइपोलर इंटरेक्शन। अभी डाइपोलर इंटरेक्शन क्या है? आपने जब डाइलेक्ट्रिक्स अगर आपने ईएमटी में स्टडी किए होंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो जीरो हो, या आप कह सकते हैं कि इट्स हार्ड टू फ्लो द चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक्स में हम एक फिर कंसेप्ट आगे पढ़ते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल्स को तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, वो पोलराइज्ड हो जाएगा इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब आप स्टडी करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी पोलराइज्ड हो जाते हैं, या फिर आप पोलराइज से पहले कह सकते हैं कि वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन। तो वो जो वहाँ एक हल्का सा डाइपोल मोमेंट जो वहाँ की, जो आप ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाते हैं इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस कारण वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो वहाँ से पोलराइजेशन आप फिर स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अब जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखा तो फिर कैसे वो बिहेव करेगा। तो वहाँ से ये वर्ड आता है डाइपोलर इंटरैक्शन, है ना। डाइपोलर, अब ये भी लगभग उसी तरह के हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ स्टडी करते हैं ना इनर्ट गैसेस की, ये भी वैसे ही हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड हैं, ये आनंद में है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये जो डाइपोलर इंटरैक्शन है, जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी जो बिल्कुल रिएक्ट करना नहीं चाहते, जो जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड हैं, वो भी जब एक दूसरे के पास आती हैं तो इस तरह का इंटरैक्शन, जो डाइपोल इंटरैक्शन जिसको हम कहते हैं, उसको शो करते हैं। और उसके कारण एक तरह के वहाँ वर्चुअल बॉन्डिंग बन जाती है मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के बीच में। तो वहीं से फिर हम स्टडी करते हैं, या उसी तरह की जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है उसी को हम कहते हैं वंडर वाल बॉन्डिंग। ओके, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग arises due to the dipolar interaction between the atoms or molecules, okay, of crystals. The electrons of the adjacent atoms in a molecule, by disturbing the symmetry of the electronic configuration or electronic distribution, मैंने बताया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनका जो डिस्टर्बेंस है, वही पोलराइजेशन या डाइपोल जो इफेक्ट आएगा उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो आप देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एडजेसेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बाय डिस्टर्बिंग द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ए सिमिलर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस in the electronic cloud also takes place in inert gas atoms which otherwise have spherical symmetric electronic distribution. ओके, किसी भी इनर्ट गैस की बात करें तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गैस कह सकते हैं अगर वो फ्री टू मूव है, तो वो इनर्ट गैस की बात कर रहा हूँ, इनर्ट गैस की। वहीं अगर आप मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो फ्री टू मूव है, लेकिन जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीटली स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप चार्ज को कंसीडर कर दीजिए एक यूनिट वॉल्यूम में से, तो आप कहीं से भी ले लीजिए एक यूनिट वॉल्यूम, उसका जो चार्ज का अमाउंट होगा उस एक यूनिट वॉल्यूम में उतना ही मिलेगा। आप यहाँ से ले लीजिए, आगे जो फिगर है वहाँ से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसी भी इनर्ट गैस का। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अगर ये मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, किसी भी एटम का आप कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो नेगेटिव साइन है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ भी किसी एक यूनिट वॉल्यूम को यहाँ से उठाइए, एक यूनिट वॉल्यूम को यहाँ से उठाइए, एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ से उठाइए, तो जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको इस यूनिट वॉल्यूम में मिलेगा उतना ही इसमें मिलेगा, उतना ही इसमें मिलेगा, उतना ही इसमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है। ओके, किसी भी नोबल गैस में या किसी भी इनर्ट गैस की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूं कि सभी में इस तरह का रहेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी इनर्ट या नोबल गैस में, चूंकि वंडर वाल जो बॉन्डिंग है वो केवल वही एटम फील्ड करेंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड होंगे, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जितनी भी गैसेज हैं जिनको हम नोबल गैसेज कहते हैं या इनर्ट गैसेज कहते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड रहते हैं। तो उस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा अभी हमने देखा, वो केवल आपको नोबल गैसेज की लिए ही देखने को मिलेगा। ओके, so due to disturbance in electron cloud, अब डिस्टर्बेंस कैसा हुआ, जब ये एक दूसरे के पास आए, ये एक जो एटम है हीलियम का दूसरे हीलियम एटम के पास आता है, ये जब इनका इंटरैक्शन एक दूसरे से होता है तब क्या होगा, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम,
the centers of positive and negative charge distribution, the centers of positive and negative charge distributions are no longer coincides, यानी जो स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कहते हैं वो अब नहीं रह पाता। ये बिल्कुल वैसे ही फिनोमिना आप मान के देखिए कि जैसे आप पोलर मॉलिक्यूल्स को जब स्टडी करते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल वही फिनोमिना यहाँ है ना। वहां भी जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है जैसे आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखते हैं, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। सो द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसे कह रहा है, वो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है हमारे पास, और सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज किसे कह रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको वो कह रहा है सेंटर। जो न्यूक्लियस का सेंटर है वो तो अपना सेंटर है ही, जो इस निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का, उसका जो सेंटर है वो अब डिस्टर्ब हो जाते हैं, आर नो लॉन्गर कॉन्साइड्स। ये देखिए यहां ये मान लीजिए एटम है, अब इस एटम में आप सोच के देखिए ये न्यूक्लियस का सेंटर है जहां अभी पेन है, ये न्यूक्लियस का सेंटर हुआ, और यही सेंटर है अभी इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनका जो सेंटर है, जब ये स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है तो इस न्यूक्लियस का जो सेंटर पॉइंट है वो भी यही है, और जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो भी यही है। लेकिन जैसे ही यहाँ डाइपोल, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल की फिनोमिना होती है या डाइपोल फॉर्मुलेशन होता है, तो ये जो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज अभी स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये फिर कोइंसाइड आपस में नहीं करते। ये दो फिगर्स आपको बताएंगी। सो centers of positive and negative charge distributions are no longer coincide, and an electronic dipole with a non-zero dipole moment is generated. Okay, this dipole is however not a permanent dipole and keeps oscillating with the movement of electrons around the nucleus. The electric field originating from this imbalance of charge induces a dipole moment in the neighboring atom in such a way that the atoms get attracted to it. Similarly, the electric field of the second dipole produces another dipole inducing dipole moment in the neighboring atom and so on. और ये आगे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। This type of dipole induced dipole interaction is called van der Waals bond or dispersion bond. It is non-directional in character. ये देखिए यहाँ इस तरफ ये नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, तो यहाँ एक नेगेटिव डाइपोल, ये एक इस तरह से माने कि यहाँ नेगेटिव चार्ज का सेंटर बन गया, और इस तरफ ये न्यूक्लियस हो गई और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरफ जो चार्ज हो गया मान लीजिए ये प्लस हो गया, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं डाइपोल फॉर्म कैसे होता है, इक्वल एंड अपोजिट charges which is placed at a small distance is form a dipole. Okay, equal in magnitude, opposite in nature. So equal del in magnitude, opposite in charge, positive negative. Okay, तो इस तरह से यहाँ एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है और एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। जब डाइपोल फॉर्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डेफिनेटली ये जो डाइपोल अब बना है इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेफिनेटली।
जब ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था ये डिस्टर्ब हुआ, इससे जो रिजल्टेंट हुआ ये हुआ। अब यहाँ जो डाइपोल फॉर्म हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज जो अब डिस्प्लेस हुए हैं, जो अब स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑर्डर में नहीं है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाएगा, नेक्स्ट एटम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखिए ये नेगेटिव बन गया, फिर यहाँ पॉजिटिव बन गया, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे नेक्स्ट वाला एटम डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से एक बॉन्डिंग, एक वर्चुअल बॉन्डिंग इनमें आपस में बनती रहती है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है उसको हम वंडर वाल बॉन्डिंग कहते हैं, वर्चुअल बॉन्डिंग है। ओके, अगर आप जनरली इसको एक्सपीरियंस करें तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, आपको मिलेगी नहीं, पर हाँ ये कंसेप्ट में जरूर है, स्टडी में जरूर है। ओके, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए वंडर वाल बॉन्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अब डिक्रीज हो गई पर बॉन्ड ओनली, हैंस मोलिकुलर सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये बॉन्डिंग एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और इसी के अनुसार वेरी करते रहते हैं। लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इजी डिफॉर्मेबिलिटी। ओके, डिफॉर्म भी आराम से हो जाएंगे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी जो मजबूती जिसे हम कहते हैं वो भी इनकी कम होगी। मैकेनिक आसानी से टूटने वाली ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, आप उसको तोड़ने की कोशिश किया आराम से टूट जाएगा। तो ये था वंडर वाल बॉन्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट मूव टू अवर लास्ट सेशन और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप समझ के चलिए कोवलेंट बॉन्डिंग ही है। कोवलेंट बॉन्डिंग इस वजह से है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब इसलिए है, ये अगर हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा दूं और कोवलेंट यहाँ लिख दूं तो इस बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट वन थिंग कि हाइड्रोजन बॉन्ड में जो दो एटम पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से एक हाइड्रोजन होना जरूरी, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरा यहाँ एटम इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके आउटर मोस्ट सेल में बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, हाईली, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनमें से कुछ भी, ऑक्सीजन, है ना, तभी तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है एकदम तुरंत। तो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यहाँ आप देखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसकी कहानी, उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी अलग होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की से कंपेयर अगर हम इस बात की करें तो। ओके, सो लेट्स सी दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and a highly electronegative atom, highly electronegative atom, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ये H2O की फॉर्मुलेशन यहाँ बताई भी गई है किस तरह से। तो होता क्या है कि मान लीजिए HCl फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन के पास एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, और क्लोरीन के पास 7 है। ट्रांसफर ये कर नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन के पास एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर उसने कर दिया तो उसका तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ये एटम को अगर न्यूट्रल रखना है तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा,
क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में, उसे जरूरी है, क्लोरीन तो ये कोशिश करता है कि कहीं से ट्रांसफर हो जाए। NaCl का केस आपने देखा, सोडियम क्लोराइड को जब हमने स्टडी किया, अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड स्टडी कर रहे हैं, तो अगर सोडियम जैसा कोई एटम होता तो क्लोरीन 1 सेकंड नहीं लगाता उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम से लेने में, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता। वहीं अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को स्टडी कर रहे हैं, एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ये पता है कि यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आप ऐसा करें कि हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में होता है, कोवलेंट बॉन्ड जैसे फॉर्म होता है। तो शेयरिंग से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, हम कोवलेंट बॉन्ड में स्टडी करके आए हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक कॉमन स्पेस में रहता है। ये मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हमने देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ये, और इस तरह से ये कॉमन स्पेस है दोनों के बीच में, ये कॉमन स्पेस है। यहां रहते हैं शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर यही इसी तरह का इस Cl को मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहा हूं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ और ये Cl जो का तू रहा। अब क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास शेयर किया, तो होना आइडियली ये चाहिए था कि ये कॉमन स्पेस में रहना चाहिए था दोनों के बीच में, ये कॉमन स्पेस यहाँ ये। लेकिन होता क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है, आप इस तरह से कहिए। आप ये जो डंबल बेल की यहां शेप बनती है ना, ये यहां नहीं होता। ये क्या होता है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो ये कॉमन स्पेस में इन दोनों एटम्स के बीच में तब नहीं रह पाता। और जब ऐसा होगा तो फिर से डाइपोल का कॉन्सेप्ट यहां आएगा। एक तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गए, दूसरी तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए। अगर कॉमन स्पेस में होता तब डाइपोल फॉर्म नहीं होता, तब तो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे होते, डाइपोल फॉर्म ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे Cl हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, आप ये कहिए। तो जब ऐसा हो जाता है तो यहां हो जाता है एक डाइपोल फॉर्म, और वो डाइपोल ही रिजल्ट करता है, एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा और वही रिजल्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वही रिजल्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। Okay, so let's see this. Okay, so when a covalent bond is formed between hydrogen atom and a highly electronegative atom such as atom of oxygen, fluorine, chlorine, etc., the shared electron pair gets attracted more towards the electronegative atom than hydrogen atom. Thus the electronegative atom acquires a slightly negative charge and hydrogen atom acquires an equal amount of positive charge. The molecule so formed is said to be polarized. एक तरफ नेगेटिव चार्ज चला गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिनेटली वहां क्या फॉर्म हो गया, और इक्वल एंड अपोजिट है। ये
ये देखिए, जितना इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जाएगा निगेटिव, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी यहां बन जाएगा प्लस डेल, यहां बन जाएगा नेगेटिव डेल, और ये बन जाएगा, ये फॉर्म करेंगे फिर एक डाइपोल का, जिसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये डाइपोल, ये चार्ज जो है ये अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एक डाइपोल फॉर्म करेंगे, एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा, और ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। Okay, so the molecule so formed is said to be polarized and behaves like a permanent dipole. A number of such dipoles, ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग दिखाई गई है एक ऑक्सीजन एटम के साथ। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ चला गया, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के एटम पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया हाइड्रोजन एटम के ऊपर। इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये ऑक्सीजन एटम है, एटम को अपनी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अट्रैक्ट किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर ही उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, ये भी डाइपोल फॉर्म कर रही है। ये तीसरा है, वही एग्जांपल है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये भी क्या कर रहे हैं, डाइपोल। जब इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स एक दूसरे के साथ पास रहते हैं तो वहां कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है, और एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ये ऑक्सीजन का एटम आ गया, इसे दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन का एटम, ये तो इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये ऑक्सीजन का एटम, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास ये इसे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोलम्बिक अट्रैक्शन आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ भी कोलम्बिक अट्रैक्शन आ जाएगा, हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। ओके, कोई दूसरा यहाँ एटम बनाइए, इसी तरह से उसको पोलराइज्ड कीजिए, जो हम करते नहीं है, ये हो जाता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फिर वो अगर यहाँ आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो डाइपोल्स हैं, जब एक दूसरे के पास रहते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय द कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, और ये जो कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है यही कहलाता है, यही रिजल्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, यही रिजल्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, सो ए नंबर ऑफ सच डाइपोल्स get attracted to one another due to the Coulombic force of attraction. This type of interaction between the oppositely charged and or permanently polarized molecules is containing a hydrogen atom is called hydrogen bond. In the case of hydrogen atom, in case that hydrogen atom does not participate, this bond is known as dipole bond. ठीक है, तो ये फॉर्मुलेशन है किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। Materials exhibiting hydrogen bonding possess high melting and boiling points compared to the molecular solids. चूंकि ये एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी है। बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है और डायरेक्शनल होता है ये नेचर में। जब भी डाइपोल का फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्शनल नेचर आ ही जाती है क्योंकि इसे डेफिनेट डायरेक्शन होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। अब जो नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो लैटिस वाइब्रेशन है। एक्चुअली इसके ऊपर मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका लैटिस वाइब्रेशन है और जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, क्योंकि यहाँ सिलेबस बड़ा अजीब सेट किया हुआ है तो इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो लैटिस वाइब्रेशंस हैं और वो यूनिट नंबर 3 में कहीं आपको मिलेगा और शायद बाद में कहीं मिलेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम नहीं चल सकते क्योंकि ये फ्लो नहीं होता सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ाने का या पढ़ने का, तो जो फ्लो है उसी में हम चलेंगे।
हमने बेसिक्स पढ़ लिए, हमने स्पेस लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग्स लॉ, वान लू ट्रीटमेंट, different diffraction methods, included neutron diffraction and electron diffraction, and रेसिप्रोकल लैटिस हमने पढ़ लिया, ब्रैग्स लॉ इसमें पढ़ लिया, ब्रिलिन जॉइन का कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। अब बॉन्डिंग इसके बाद की ये जो डिफरेंट जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, इसमें जो एटम्स की प्लेसिंग है, ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जुड़ा कैसा रहता है, तो वो समझाता मैं बॉन्ड्स कि हाँ सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड बना है, इसलिए वो स्ट्रक्चर ऐसा बना है। तो कहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कहीं पार्शियल शेयरिंग होगी, है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो हम स्टडी करके आए हैं, डायमंड स्ट्रक्चर्स, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड भी आप वहाँ स्टडी करते, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बने कैसे, ये जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हुए हैं, तो ये आंसर है हमारा कि इस तरह जुड़े हैं ये एक दूसरे के पास। ये वो फोर्स हैं जो इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं और एक पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये वो आंसर है। अब इसके बाद सीरीज में अगर स्टडी करना है तो आपको लैटिस वाइब्रेशन पता होना चाहिए कि लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस स्पेस लैटिस आप स्टडी करके आए हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, हम सिलेबस पे नहीं जा रहे हैं, हम वो करेंगे लैटिस वाइब्रेशंस, और उसके बाद फिर हम फोनोन को स्टडी करेंगे जो यूनिट नंबर 3 का पेपर है, टॉपिक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक, और लास्ट में फिर जो इलास्टिक वाला जो पार्ट यहाँ दिया है ना, वो एक्चुअली हम लास्ट में स्टडी करने वाले हैं। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के नाम से जो पार्ट है उसको आप देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा, वो लास्ट में हम स्टडी करेंगे। Okay, so that's all for now and meet you into the next one. Thank you.